मैं हूं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और आप पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द उज्ज्वल एकेडमी में। दरअसल पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर मेरे कई व्याख्यान हो चुके हैं और आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, आप जैसा देख रहे हैं कि वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो काव्य भाषा सिद्धांत में जो हम बात करेंगे उसके पहले थोड़ा सा परिचय हो जाए विलियम वर्ड्सवर्थ का। दरअसल पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कहा जाता है कि कई प्रतिभाशाली ऐसे आचार्य हुए, दार्शनिक हुए, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम लिया जाता है। हम अरस्तू का नाम ले सकते हैं, हम लोंजेनस का नाम ले सकते हैं। उसके बाद प्रतिभाशाली आचार्यों में, विद्वानों में, काव्यशास्त्रियों में विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम आता है, जिसने बहुत गंभीरतापूर्वक पाश्चात्य काव्यशास्त्र को और भाषा को प्रभावित किया है। आप देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो परिचय हम प्राप्त करते हैं, उस विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो 1770 ईस्वी में हुआ था, कम्बरलैंड इंग्लैंड में। कम्बरलैंड इंग्लैंड में ये पैदा हुए और मूल रूप से ये अंग्रेजी के कवि हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कवि भी हैं और आलोचक भी हैं। उसके बाद इसकी विशेषता रही है कि कई देशों का भ्रमण इसने पैदल किया, पैदल यात्रा की, जिसमें इटली, फ्रांस, उसके बाद आल्प्स पर्वत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका अवलोकन किया। खास करके हिंदी साहित्य में जो महत्व पंत जी का है और जिस तरह का जीवन और जिस तरह का प्रभाव पंत जी का है, उसी प्रकार से पाश्चात्य में या अंग्रेजी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ का मिलता है। प्रकृति के अवलोकन के बाद, उसके शाश्वत सौंदर्य के अवलोकन के पश्चात जो काव्य चेतना की उत्पत्ति पंत में हुई थी, ठीक उसी प्रकार से आल्प्स पर्वत के सौंदर्य ने, प्राकृतिक सौंदर्य ने अभिभूत किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को, और ये भी उसके दीवाने हो गए थे। दरअसल इस यात्रा के क्रम में जब ये 20 वर्ष की अवस्था में निकले थे, और इस यात्रा के क्रम में 1795 ईस्वी में इसकी मुलाकात होती है एस.टी. कॉलेज से। एस.टी. कॉलेज प्रख्यात दार्शनिक हैं, प्रख्यात आलोचक हैं, कवि भी हैं, जो स्वच्छंदतावाद का आंदोलन चला था, और स्वच्छंदतावाद के उद्घोषक के रूप में स्लेगेल का नाम लिया जाता है। स्लेगेल के विचार को लेकर के शैली, किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज आदि कवि ऐसे हुए जिसने अपनी कविता में स्लेगेल के विचार को प्रतिपादित किया है या रेखांकित किया है। अभिजात्यवादियों की जो परंपरा रही है, कहें तो नव अभिजात्यवाद की जो परंपरा रही है, क्लासिसिज्म की जो प्रवृत्ति रही है, उसके खिलाफ स्वच्छंदतावादियों का आंदोलन था, रोमांटिसिज्म वालों का आंदोलन था। कविता का विषय, कविता की भाषा, कविता का प्रयोजन, इन तमाम चीज़ों को परिवर्तित किए गए, बदल दिए गए। कहा जाता है कि जब दोनों की मुलाकात हुई, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज की मुलाकात हुई, तो दोनों मित्र हो गए। दोनों ने सहलेखन की परंपरा चलाई, सहलेखन की कोशिश की है, और इसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली है। आप देख रहे हैं कि 1795 में इनकी मुलाकात हुई, और दरअसल जो ये कॉलेज थे उससे 2 वर्ष छोटे थे, 2 वर्ष का ही अंतर था। दोनों मित्र हो गए, दोनों ने साथ लिखना स्वीकार किया, और उसी क्रम में जो पुस्तक तैयार होकर के सामने आई दोनों के सहलेखन से, वो लिरिकल बैलेट्स है। लिरिकल बैलेट्स में दोनों की कविता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत है। लिरिकल बैलेट्स में दोनों की कविताएं हैं। इसलिए सहलेखन से जो पुस्तक सामने आई, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है हमारे साहित्य को, या कहें तो इस काव्यशास्त्र की इस परंपरा को। विलियम वर्ड्सवर्थ की कई पुस्तकें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिरिकल बैलेट्स है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है, एन इवनिंग वर्क है, डिस्क्रिप्टिव स्केच है, साइमन ली है, और द प्रेल्यूड है। ये सारी पुस्तकें हैं इनकी, जिसके कारण ये जाने जाते हैं, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात है जो आज के व्याख्यान का विषय है कि उसके विचार और सिद्धांत जो थे, खास करके काव्य भाषा सिद्धांत के कारण हम लोग वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं।
हम इस पर बात करेंगे और सामान्य रूप से कविता के बारे में जो उनका मंतव्य है, उनकी अवधारणाएँ हैं, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। वर्ड्सवर्थ को जब आप देखेंगे तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा, विषय वस्तु, काव्य का प्रयोजन और भाषा, काव्य की परिभाषा भी मौलिक है इनकी, विषय वस्तु पर भी इनका अपना विचार है, प्रयोजन के संदर्भ में भी इनका मौलिक विचार है और भाषा पर अपने मौलिक विचारों का इसने प्रतिपादन किया है। यही कारण है इन 4 संदर्भों में हम विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल्यांकन कर सकते हैं। कविता की परिभाषा देते हुए सर्वप्रथम इसने कहा कि अंग्रेजी में जो बात कही गई है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जिसे हिंदी में यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि काव्य जो है वो प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, मतलब यह है कि कविता तब सृजित होती है, तब निर्मित होती है जब कवि का जो मंतव्य, कवि का जो मन है वो भावों से लबालब हो जाता है। मनोवेग जब उच्छलन की अवस्था में आ जाता है, जब शब्द को अपने आप में वो रोक नहीं पाता है, वैसी स्थिति में कविता सृजित होती है, साहित्य का निर्माण होता है। तो इसमें यह जो परिभाषा दी गई, इसमें इस परिभाषा से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कविता को एक तरह से अचेतन प्रक्रिया मानते हैं। क्योंकि कवि जब बहुत सजग रह करके सृजन करे तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी, बनावटीपन आ जाएगा। यही कारण है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है ये सहज उच्छलन है। हिंदी में आप देखेंगे जो पंत जी हुए, पंत जी ने प्रथम कवि के बारे में कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो कविता जो अनजाने में बह जाए, कविता जो चू जाए, जब शब्द टपक जाए, तो वो असली कविता होती है। जब किसी खास प्रयोजन को लेकर के, किसी खास उद्देश्य को लेकर के कवि सृजन करने के लिए प्रेरित होता है या सृजन करने की चेष्टा करता है, तो कविता में कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन आ जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके खिलाफ थे। इसने माना कि ये सहज उच्छलन है, जिसमें कवि कोई प्रयत्न नहीं करता है। भाव जब लबालब हो जाता है, मन जब भर जाता है, हृदय जब लबालब हो जाए, तो शब्द ऐसे ही चूने लगते हैं और फिर कविता बन जाती है, साहित्य का निर्माण हो जाता है। इस तरह से परिभाषा भी इनकी मौलिक है। इससे पहले कुछ लोगों ने जो परिभाषा दी थी, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि पोएट्री जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, वो जीवन की समीक्षा है। लेकिन कविता की इतनी सुंदर परिभाषा किसी ने नहीं दी थी। भारतीय काव्यशास्त्र में भी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम आदि जैसी परिभाषा आई। लेकिन इतनी खूबसूरत परिभाषा शायद किसी ने नहीं दी कि जब लबालब भर जाए भाव मन में, हृदय में, तो शब्द बह जाते हैं और इसीलिए वो सहज उच्छलन है। स्पॉन्टेनियस की अवस्था जब आती है, जब मनोभाव पूरी तरह से लबालब हो जाए और कैसे वो प्रस्फुटित हो जाता है अचेतन के भाव, उसे कविता के रूप में इसने रेखांकित किया है। बहुत ही मौलिक परिभाषा इसने दी है। प्रयोजन के संदर्भ में इसने कहा है कि प्रयोजन क्या है, तो लोक मंगल है। रमणिका गुप्ता जी कहती है कि दुनिया का 90% साहित्य मुक्ति की तलाश के लिए लिखा जाता है। जो साहित्यकार फैशन के लिए लिखते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन की चेतना नहीं होती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश रचनाकार लोक मंगल के लिए सृजन करते हैं। निश्चय ही समाज के उस वर्ग के लिए, समाज के उस जाति के लिए सृजन किया जाता है जिसके अधिकार कहीं न कहीं मार लिए गए, जिसको अधिकार से वंचित किया गया, जिसे पीड़ित बनाया गया, जिसे दुखी किया गया। इसीलिए जो लोक मंगल का भाव है, लोक का अर्थ ही होता है सामान्य आदमी। उस सामान्य आदमी के कल्याण की कामना को लेकर के जो साहित्य सृजित होता है, निर्मित होता है, उसमें लोक मंगल की अवधारणा होती है। इसीलिए लोक मंगल को इसने भी माना है। लोक मंगल हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में भी है। उसके आगे आप देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कविता के विषय पर जब ये बात करते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिजातवादियों के खिलाफ स्वच्छंदावाद का आंदोलन था। स्लेगेल इसके एक महान दार्शनिक हुए और स्लेगेल के विचार को अपनी कविता में
उतारने का सबसे गंभीर प्रयास विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही किया था। यद्यपि पीछे से शैली भी हैं, किट्स भी हैं, एस टी कॉलरिज का भी नाम हम ले सकते हैं। इन लोगों ने स्वच्छंदावाद को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जितनी अधिक सफलता स्वच्छंदावादी कविताओं में मिली है विलियम वर्ड्सवर्थ को, शायद किसी को नहीं मिली होगी। अब यहाँ देखते हैं कविता के विषय वस्तु पर जब ये बात करते हैं तो साफ तौर से काव्य का जो विषय हो वो ग्रामीण जीवन होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों के जीवन में, व्यवहार में, संस्कार में कृत्रिमता नहीं होती। अब सवाल ये है कि ग्रामीणों के जीवन, और जब भाषा पर बात करेंगे तो ग्रामीणों की जो बोलचाल की भाषा उस पर प्रकाश ये क्यों डालते हैं, उसका भी कारण रहा है। नायकत्व में जो परिवर्तन हुआ है, भाषा में जो परिवर्तन आया है, काव्य के विषय जो परिवर्तित किए गए, बदले गए, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जिस दौर में विलियम वर्ड्सवर्थ भ्रमण कर रहे थे, जब ये 20 वर्ष के थे और वो 1790 का वर्ष है जब ये भ्रमण कर रहे थे, जब इसने इटली, फ्रांस आदि की यात्रा की थी, उसी यात्रा के क्रम में फ्रांस की राज्य क्रांति का जो प्रभाव था वो लेखक पर पड़ा है। क्योंकि फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी और ये 90 में गए थे। अभी उसकी गर्माहट शेष थी और सत्ता में जो एक भयानक परिवर्तन हुआ था, पहले से जमे हुए जो अभिजात्य थे, उस अभिजात्य को, समाज के संपन्न वर्ग को, सभ्य वर्ग को सत्ता से च्युत करके आम आदमी जब सत्तासीन हुए थे, सत्तारूढ़ हुए थे, तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। नायकत्व में परिवर्तन हो जाता है। अब तक राजा, सामंत, बहुत सुंदर लोग ही नायक और नायिका हो रहे थे, लेकिन आम आदमी, किसान, मजदूर जब सत्ता में आ गए तो साहित्य में भी वो नायक बनने लगे। इसलिए फ्रांस की राज्य क्रांति ने, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के साहित्य को प्रभावित किया है। अब चेखव को पढ़ें, विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले या उसके बाद कई ऐसे लेखक हैं जिस पर इसका साफ प्रभाव दिखाई पड़ता है। लियो टॉल्स्टॉय के साहित्य में, हिंदी साहित्य में आए तो प्रेमचंद के साहित्य में, बांग्ला में चले जाएं तो वो शरचंद के साहित्य में जो आम आदमी का प्रवेश हुआ है, निश्चय ही कहीं न कहीं फ्रांस की राज्य क्रांति उसके प्रेरक तत्व रहे हैं। बाद में रूस की क्रांति 1917 में हुई और उस क्रांति ने भी बहुत व्यापक तौर से प्रभावित किया है साहित्य को। नायकत्व में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन के कारण यह सब हुआ है। क्योंकि सत्ता में जो अभिजात्य वर्ग के लोग जमे हुए थे तो साहित्य में भी वही लोग जमे हुए थे। इसीलिए सत्ता के परिवर्तन के साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था और ये काम किया गया उस दौर में। तो यही कारण है कि ग्रामीणों का जो जीवन है, ग्रामीणों की जो भाषा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसे आधार बनाने की कोशिश की है और उसी पर प्रकाश डाला है। यही इसके दार्शनिक विचार हैं। इसके संदर्भ में ये साफ कहते हैं कि ग्रामीणों का जो जीवन होता है, इसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि ग्रामीणों का जीवन आखिरकार क्यों आधार बनाया जाए। तो कुछ तर्क ये देते हैं कि मानव हृदय के भावों का जो उपचय होता है उसकी अनुकूल अनुभूति ग्रामीणों में होती है। और साथ में इसने कहा है कि ग्रामीण जीवन में जो होता है वह सह अवस्थिति होती है, सरलतम रूप में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। प्रकृति के रमणीय या प्रकृति का जो मूल रूप है उसके सानिध्य में रहने के कारण जीवन में कोई कृत्रिमता नहीं आती। जीवन में एक रियलिटी रहती है, एक वास्तविकता रहती है। ये शहर के लोग जो अपने आसपास 4 गमलों में 4 छोटे छोटे पौधे को लगा करके बीच में बैठ जाते और कहते कि मैं प्रकृति की गोद में बैठा हुआ हूँ, गांव के लोग इसी गोद में नहीं बैठते। वो प्रकृति के वास्तविक रूप के बीच में होते हैं, जीवन के एकदम संपर्क में होते हैं, जिसके कारण उसमें कोई बनावटीपन, कोई छल छद्म नहीं आता है। इसलिए प्रकृति का जो रमणीय रूप है, जो उत्तम अंश है प्रकृति का, उसके सानिध्य में रहने के कारण ग्रामीणों का जो जीवन है उसमें कोई बनावटीपन नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई फरेब नहीं। इसीलिए जो सादगी है, सहजता है, उसकी अभिव्यक्ति उसके चरित्र में मिलती है। इसी कारण विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि ग्रामीणों का जो जीवन है वो जीवन
अधिक करीब है यथार्थ के, सत्य के, इसलिए उसी जीवन को आधार बनाया जाना चाहिए। दुनिया के साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा, लियो टॉल्स्टॉय पर प्रभाव पड़ा है, चेखव पर पड़ा है। उधर आप देखें तो मैक्सिम गोर्की के साहित्य पर प्रभाव पड़ा है। हिंदी में प्रेमचंद प्रभावित हैं, बांग्ला में शरदचंद्र प्रभावित हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं प्रभावित हुई। इसलिए दुनिया भर के साहित्य में जो ये प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि फिर आम आदमी नायक होने लगे। जो हमारे अभिजात्य नायक थे, राम कृष्ण बुद्ध, जो नायक होते आए, जो सुंदर लोग सभ्य जन ही केवल नागरिक थे, इसके खिलाफ होरी नायक हो गए, गोवर नायक हो गए, मालती पर लिखा गया। और साथ में आप देखें कि वो जुनिया, बुधिया, ऐसे लोगों की चर्चा हुई। घीसू और माधव जैसे लोग नायक होने लगे। इसलिए नायकत्व का जो एक परिवर्तन आया, इस परिवर्तन की चेतना निश्चय ही फ्रांस की राजक्रांति और वो विलियम वर्ड्सवर्थ या स्वच्छंदतावादियों के आंदोलन से होकर के ही हम तक पहुंची है। उसके बाद जब खास करके महत्वपूर्ण जो विचार हैं उस पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इसने जो काव्य भाषा के संदर्भ में बात कही है, इसने साफ कहा कि ग्रामीणों की जो भाषा है वह भाषा जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वह भाषा जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, जो दैनिक बोलचाल की भाषा है, उसी भाषा का प्रयोग साहित्य में किया जाना चाहिए। इसीलिए रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इज रियल लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। साहित्य की जो असली भाषा है वो मनुष्य की असली भाषा ही है, और इस पर इसने जोर डाला, इस पर इसने प्रकाश डाला है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रामीण भाषा का समर्थन करते, चूँकि एजरा पॉन्ड, टी.एस. इलियट जैसे महान आचार्य, चूँकि एजरा पॉन्ड पहले हो चुके थे, उसने साफ तौर से कहा था कि ग्राम्य भाषा में भी साहित्य का सृजन किया जाना चाहिए और उससे बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हो सकती है, ऐसा किया जा सकता है। दरअसल जब काव्य भाषा के संदर्भ में इसके विचार आए और जो पुस्तक इसकी प्रकाशित हुई थी सहलेखन में, ये जो लिरिकल बैलेट्स है, लिरिकल बैलेट्स की भूमिका लिखी गई, पहली भूमिका 1798 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उस समय में इसकी भूमिका द एडवर्टीजमेंट नाम से प्रकाशित हुई। द एडवर्टीजमेंट नाम से भूमिका में जो काव्य भाषा के परिवर्तन और विषय के परिवर्तन पर बात कही गई थी, ये नव अभिजात्यवादियों को बहुत खला, बहुत परेशान किया और इसके खिलाफ लोग हो गए। यही कारण है कि नव अभिजात्यवादियों का जवाब देने के लिए, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने पुनः इसकी दूसरी भूमिका लिखी 1800 ईस्वी में, जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें कहा जाता है कि 4 संस्करण इसके निकाले गए। पहला संस्करण 1798 में, दूसरा संस्करण 1800 में, तीसरा संस्करण 1802 में और चौथा 1815 में। 4 संस्करण इसके प्रकाशित हुए। इन संस्करणों के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से जो विचार विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिए, मूल रूप से काव्य भाषा पर जो उसके विचार हैं वे सर्वथा मौलिक हैं और इसी को लेकर के वर्ड्सवर्थ की एक विशिष्ट पहचान है। यह भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ की भूमिका तो कॉलेज को लिखनी थी, पर सवाल ये है कि कॉलेज जो हैं उसके जीवन में कोई क्रम नहीं था। अफीम का नशा लेते थे और कभी कभी आध्यात्मिक नशा में भी वो लगातार सोए हुए रहते, व्यस्त रहते थे। इसके कारण वर्ड्सवर्थ को मजबूरी में इसकी भूमिका लिखनी पड़ी। ये अपने व्यवहार से, स्वभाव से कवि ही थे, लेकिन भूमिका लिख कर के आलोचक भी हो गए। लगातार जवाब देते देते इतने मच गए कि प्रख्यात आलोचक के रूप में भी इनकी ख्याति कवि होने के साथ ही फैल गई। साथ में लिखने वाले कहा जाता है कि दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। जो दोस्त सहलेखन के लिए साथ आए थे, एस.टी. कॉलेज बाद में बदल गए और वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्धि के पश्चात वो उसके खिलाफ हो गए। उसने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिख करके उसकी उपेक्षा कर दी। हम बात करेंगे काव्य भाषा पर सर्वप्रथम, फिर बाद में हम समीक्षा करेंगे। तो काव्य भाषा के संदर्भ में इसने जो बात कही है कि ग्रामीणों की जो दैनिक बोलचाल की भाषा है वही है काव्य भाषा, उसी को काव्य भाषा होनी चाहिए। और उसके बाद मनुष्य की असली भाषा ही साहित्य की असली भाषा हो सकती है। सबसे पहली बात, जब ये कहते हैं ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा,
तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब ग्रामीणों के जीवन को आप आधार बनाएंगे, जब उसी की कहानी लिखेंगे, तो भाषा भी तो ग्रामीणों की ही होनी चाहिए। भाषा अगर उसी की नहीं होगी तो उस चीज़ को हम अभिव्यक्त सही रूप में नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण, दूसरी बात जो ये इसने कही है कि मनुष्य की जो असली भाषा वो साहित्य की असली भाषा है। परिभाषा में भी इसने स्पष्ट कर दिया था कि कविता क्या है, तो वो मनोवेगों का सहज उच्छलन है। सहज उच्छलन कभी भी कृत्रिम भाषा में हो नहीं सकती है। जो भाषा रटंत है, जो भाषा कृत्रिम है, जो भाषा हम बाहर से लेते हैं, जो भाषा हमारे संस्कार में नहीं उतरी हुई है, उसमें अगर हम किसी अंतर के भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी भी जान रहे थे, बांग्ला भी जान रहे थे, संस्कृत भी जान रहे थे, हिंदी भी आ रही थी उसे, फिर भी उसने बांग्ला में क्यों लिखा? ये जो गीतांजलि का प्रकाशन हुआ वो बांग्ला में ही क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि एक आदमी अपनी असली अनुभूति को अभिव्यक्त अपनी असली भाषा में ही कर सकता है। इसलिए इसने कहा कि रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इज रियल लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। जो मनुष्य की असली भाषा है वही साहित्य की असली भाषा है। अगर मनुष्य बनावटी भाषा का प्रयोग करे तो साहित्य में भी बनावटीपन आ जाएगा। जिस भाषा को हम रटते हैं, जो हमारे संस्कार में, हमारे अनुभूतियों में नहीं हो, जो शब्द हमारे भीतर में पचा हुआ नहीं हो, उसमें जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, सृजन करते हैं, तो निश्चय ही जो हमारी अभिव्यक्ति होगी वो अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि असली भाषा जो है मतलब ग्रामीण भाषा में हो और असली भाषा में उसका सृजन हो। ग्रामीण भाषा में जो सरलता, सच्चाई और भावों का संप्रेषण होता है वो कृत्रिम भाषा में नहीं होता। क्योंकि विषय तो ग्रामीणों का ही था, उसी के जीवन पर सृजन करना था, इसीलिए उसने उसी की भाषा पर आधार बनाते हुए कहा कि ग्रामीणों की भाषा में सहजता होती है, सरलता होती है, कृत्रिमता उसमें नहीं होती है, उसमें बनावटीपन का समावेश नहीं होता है। इसलिए ग्रामीणों की भाषा में ही सृजन किया जाना चाहिए, इस पर ये जोर डालते हैं। आगे है कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। आगे है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौलिक और कृत्रिम। मौलिक भाषा उत्तम है और कृत्रिम भाषा निम्न स्तर की है। मौलिक भाषा, रियल लैंग्वेज को इसने उत्तम कहा है, और जो बनावटी भाषा है, जो रटी गई भाषा है, जो सीखी गई भाषा है, जो बाहर से ली गई भाषा है, उस भाषा को कहा कि ये कृत्रिम है, ये निम्न स्तर की भाषा है। निम्न स्तर की भाषा में कभी भी उच्च स्तर का साहित्य नहीं रचा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ इस पर जोर डालते हैं। गद्य और पद्य में भाषा में कोई अंतर नहीं है, तात्विक अंतर नहीं है। गद्य और पद्य में भाषा की एक रूपता पर ये जोर डालते हैं। हालांकि यहाँ बहुत सही नहीं है ये, क्योंकि गद्य और पद्य में केवल छंदों का अंतर नहीं होता है, शब्दों के क्रम का अंतर होता है, लय का अंतर होता है। अभिव्यक्ति में जो गद्य और पद्य है, दोनों का सामर्थ्य अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग रूपों में ही हम ले सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो मूल रूप से विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो बात कही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीणों की जो भाषा है वो भाषा मूल रूप से प्रयोग किए जाने चाहिए गद्य में भी और पद्य में। कोई तात्विक अंतर नहीं होता है। भाषा की कृत्रिमता जो है परवर्ती कवियों की देन रही है। बाद के जो कवि हुए उसने भाषा को कृत्रिम बनाया। जो महान कवि है, जो बड़े कवि हैं, उसकी भाषा में कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है। हम तुलसी की भाषा को केंद्र में रख सकते हैं कि जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है। उसी भाषा में तुलसीदास लिख रहे थे जो आम जनों की भाषा है। उसी भाषा में पद्मावत लिखा गया जो आम आदमी की भाषा है, जो अवधि है। लेकिन केशवदास की भाषा में बनावटीपन है, वो छंदों का अजायब घर है, शब्द में संस्कृत निष्ठता है। यही कारण है कि वो साहित्य पठनीय नहीं हो पाया, उसके पाठक नहीं मिल पाए। इसलिए भाषा के क्रम में ये कहते हैं कि परवर्ती कवियों की ये देन रही है कि वो भाषा को कृत्रिम बनाया है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन को साहित्य का आधार बनाया जाए, ग्रामीण भाषा में साहित्य का सृजन हो, ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो समीक्षा के कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जिसके साथ सहलेखन की कोशिश की थी
एस.टी. कॉलेज बाद में विरोधी हो गए। जब वर्ड्सवर्थ बहुत फेमस हो गए एक कवि के रूप में और एक आलोचक के रूप में, इसको ख्याति मिल गई, तो दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, सब कुछ बदल गया, परिवर्तित हो गया। इस परिवर्तन के कारण विलियम वर्ड्सवर्थ के खिलाफ उसने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा। ये अलग सवाल है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया मूल रूप से अनुवाद है उसका साहित्यिक जीवनी, ये साहित्यिक भी नहीं और जीवनी भी नहीं है। जैसे गुलाब जामुन में गुलाब भी नहीं होता और जामुन भी नहीं होता, फिर भी नाम गुलाब जामुन है। जीवन के अनेक क्षेत्रों का समावेश उसमें किया गया, ज्ञान के अनेक अनेक विषयों का समावेश उसमें किया गया। ये साहित्यिक जीवनी नहीं है, उसमें राजनीति का भी उल्लेख है, धर्म का उल्लेख है, अध्यात्म का उल्लेख है, अर्थशास्त्र का उल्लेख है, साहित्य का भी उल्लेख है, काव्यशास्त्र भी है वो। इसीलिए ये बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा गया। और कुछ ऐसे अध्याय हैं उसमें जिन अध्यायों में उसने विलियम वर्ड्सवर्थ की स्थापनाओं का खंडन किया है, उसे उसने आलोचना के माध्यम से खारिज करने की कोशिश की है। अब सबसे पहली बात है कि ग्रामीण भाषा का जब समर्थन इसने किया था तो कॉलेज कहते हैं कि ग्रामीणों की जो भाषा होती है अति परिचय होने के कारण दरअसल उस तरह का प्रभाव वो नहीं डाल पाता है जिस तरह का प्रभाव उसे डालना चाहिए। ये भाषा जो है वो काम चलाऊ होती है, जिससे लोग अपना काम चला लेते हैं। गंभीर भावों की अभिव्यक्ति ग्रामीण भाषा में नहीं हो सकती है। बिंदुओं पर अगर हम जाएं तो वर्ड्सवर्थ का जो सिद्धांत है सबसे पहले तो प्रयोगात्मक है कि उसने प्रयोग किया, हम अंत में बताएंगे आपको। उसके बाद मनुष्य की असली भाषा की कोई कसौटी भी नहीं होती है, ग्रामीणों की भाषा पर इसने जोर डाला। और जब हम बात करेंगे तो कोई कसौटी तो होती नहीं, निकष तो कोई होता नहीं, आधार हम किसे बनाएंगे। अब गांव में रहने वाले क्या सारे लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं? एक परिवार में जब 10 लोग होते हैं और 10ओं की भाषा 10 तरीके की होती है, अगर सूक्ष्मता के साथ उसका हम मूल्यांकन करें तो अंतर स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। और पूरे गांव में शिक्षित लोगों की भाषा अलग होगी, अशिक्षितों की भाषा अलग होगी, और शिक्षित जो है उसकी भाषा अलग होगी, महिलाओं की भाषा अलग होगी, सवर्णों की भाषा अलग होगी, दलितों की भाषा अलग होगी, मुसलमानों की भाषा अलग होगी, हिंदुओं की भाषा अलग होगी, क्रिश्चियन की भाषा अलग होगी। अब सवाल ये है कि गांव में रहने वाले सारे लोगों की भाषा तो अलग अलग होती है, हम आधार किसे बनाएं, कसौटी किसे बनाएं मूल्यांकन के लिए? ये गंभीर सवाल है। इसी सवाल के आधार पर इसके सिद्धांत को खारिज करने की कोशिश की गई कि ग्रामीण भाषा की बात जब करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ तो कसौटी क्या है, क्योंकि ग्रामीणों की भाषा में तो एक रूपता होती नहीं है, वो तो अनेक तरह के लोग रहते हैं और अनेक तरह की भाषा उसमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद ये कहते हैं कि ग्रामीणों की भाषा काम चलाऊ होती है, उसमें गहन भावाभिव्यक्ति असंभव है। गहन भावाभिव्यक्ति, साहित्य में जिस गहन भावाभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है उसकी अभिव्यक्ति इसमें संभव नहीं है। दूसरी बात है कि जिस शब्द का प्रयोग ग्रामीण लोग करते हैं उसमें अति परिचय जैसी समस्या है। रोज़ रोज़ उस शब्द का प्रयोग करने से उसका सौंदर्य घिस जाता है। अज्ञा जी ने लिखा नहीं कि बासन के अधिक घिस जाने से मुलम्मा छूट जाता है। इसीलिए उसके सौंदर्य, एक ही चुटकुला, एक ही मुहावरा को अगर हम रोज़ रोज़ सुने तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो पहली बार में आया था। इसीलिए ये इसे खारिज करते हैं और कहते हैं कि ग्रामीणों की भाषा केवल काम चलाऊ है। ये लोग काम चला लेते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर लेते हैं, दिनचर्या में इस भाषा से काम चल जाता है। लेकिन जब सृजन की बात आती है तो यह गंभीर विषय है। सृजन में इस भाषा से काम नहीं चलता है। गहन भाव की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य इसमें नहीं है, उतने शब्द इसमें नहीं होते, शब्द का वह स्वरूप इसमें नहीं होता। इसीलिए असली भाषा ये जो है ये भाषा जो है इसमें अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है जो गहन भाव का है। ग्रामीणों की भाषा जो है उसमें अश्लीलता का समावेश होता है। बात बात पर गालियों के प्रयोग कर दिए जाते, कुछ गोपन शब्दों के प्रयोग कर दिए जाते, या कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका उच्चारण नहीं करना था। तो इस प्रकार से ग्रामीणों की भाषा में अगर हम सृजन करें तो गंभीर साहित्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। गंभीर साहित्य का निर्माण करने के लिए ग्रामीणों की भाषा के परिष्कार की आवश्यकता होती है, उसे हम संस्कारित करते हैं। अश्लील शब्दों का
हम एक प्रकार से करें तो छटाई करते हैं, असली शब्दों को निकालते हैं, फिर वो भाषा काम चलाऊ की जगह साहित्यिक हो जाती है और तब वो उपयोगी हो जाती है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि परिष्कार करने पर ग्राम्य भाषा में मौलिकता आ जाती है। मौलिकता ग्रामीण भाषा जो है उसका परिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन वर्ड्सवर्थ के खिलाफ कॉलेज कहते हैं कि ग्रामीण भाषा का अगर आप परिष्कार करते हैं तो क्या होगा, उसकी मौलिकता तो नष्ट हो जाएगी, उसका जो वास्तविक सौंदर्य है वो तो नष्ट हो जाएगा। आप अपनी तरीके से आप जब शब्द के प्रयोग करेंगे या शब्द को छांट देंगे तो भाषा का परिष्कार तो हो जाएगा, लेकिन उसकी मौलिकता तो नष्ट हो जाएगी, उसमें जो असलियत है वो तो समाप्त हो जाएगी, उसका प्राणत्व तो नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि ग्रामीण भाषा के परिष्कार पर अंततः इसने जोर डाला है। अब जब ग्रामीण भाषा का आप परिष्कार कर ही देंगे तो वही भाषा तो क्लासिक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो काव्य भाषा है या उसका जो सिद्धांत है उसे बाद के लोगों ने खारिज कर दिया है। आज भी दोनों धाराएं चल रही है, क्लासिक लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जा रहा है और ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। दोनों का अपना अपना महत्व है। इसने साफ तौर से ग्रामीण भाषा का समर्थन किया और ये अलग सवाल है कि लगभग 50 वर्षों तक साहित्य में इसका प्रभाव रहा है। अभिजातियों के खिलाफ जो भाषागत आंदोलन इसने किया था उस आंदोलन का बहुत ही व्यापक प्रभाव पाश्चात्य साहित्य पर पड़ा है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ की महत्ता को हम कम नहीं कर सकते, उसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो सिद्धांत दिया है वह सिद्धांत पूर्व के लोगों ने भी दिया और बाद में भी कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया। हमारे प्रेमचंद का साहित्य, शरदचंद्र का साहित्य निश्चय ही इससे प्रभावित है, जिसमें रियल लैंग्वेज ऑफ मैन दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में इतना ही। अब सारे लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये व्याख्यान अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल जो द उज्ज्वल एकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये सेवा सदैव आप तक जारी रहेगी। दरअसल हमारा व्याख्यान तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए उपयोगी है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले लोग, पीजी में पढ़ने वाले लोग, स्नातक में पढ़ने वाले लोग जो हैं उस सब के लिए उपयोगी है। इसीलिए आप सारे लोग हमारे चैनल पर से लगातार बने रहें, जुड़े रहें और ये सेवा आप तक जारी रहेगी। हम फिर मिलेंगे।